नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर में होने वाले सारे ऐसे इवेंट्स जो आपके खर्चे, आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल फाइनेंशियल हैं, तो प्योरली जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है, जो कोई पॉलिटिकल भी हो, लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को अगर वो हिंडर करते हैं या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर वो डिस्कस होंगे और यहाँ पर उन्हें एनालाइज़ किया जाएगा। ऐसी वीडियोज़ अगर आप रोज़ देखना चाहते हो, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। शुरुआत करता हूँ मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। आज ओवरव्यू नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। ब्लैकस्टोन एक बहुत बड़ी पीई फर्म है, दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में से एक है और ब्लैकस्टोन एंटर कर रहा है रेस फॉर स्टार्टक्राफ्ट्स इंडिया एग्जिट। यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या करती हैं, ये ना दूसरे बिज़नेसेस को एक्वायर करती हैं। तो ब्लैकस्टोन भी एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, दुनिया भर में काफ़ी नाम है मेरे हिसाब से। तो फाइनेंस वाले जितने बच्चे देख रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें पता होगा इसके बारे में। $50 बिलियन का तो इनका सिर्फ इंडिया का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है और इन्होंने नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया है $1.5 बिलियन का स्टार्टक्राफ्ट के लोकल आर्म को। ये 2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पोर्टफोलियो है एंड ओवरऑल यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट है इस टाइम पे और ब्लैकस्टोन ने सबसे मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बिड दिया होगा, क्योंकि आप देखोगे ब्लैकस्टोन के पास जो वॉर चेस्ट होता है जब भी एक्विजिशन करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस प्रोवाइड कर पाते हैं। स्पेसिफिकली जो ऐसे मैं कहूँगा सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन्हें लगता है कि यहाँ अगले 10-20 साल के लिए बेट किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है और इनका कहना है कि रिसेंटली इन्होंने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन फंड रेज़ किया है $5.6 बिलियन का। ऑफर है, ये अप्रूव किया गया है बाय नॉर्वे हेडक्वार्टर स्टार्टक्राफ्ट ग्लोबल बोर्ड का के द्वारा और ये कम्पीट कर रहा है किससे? केकेआर से, राइट? केकेआर भी बहुत बड़ा ग्रुप है एंड ब्लैक रॉक से भी। यस, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द पीपल साइटेड एंड जितने भी कंटेंडर हैं, इनका साइजेबल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का इन्वेस्टमेंट है कंट्री में और ये इक्वली एक्साइटेड हैं इस रेस के लिए। तो आप ये देखिए कि अगर इस टाइम पे कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की या 5 साल, 10 साल पहले जिसने किया था, तो आज कितने सारे बायर्स हैं इनके पास, राइट? जो बाय करने को तैयार हैं इनकी कंपनी को या फिर पूरे कंपनी नहीं को तो थोड़ा बहुत आप कहेंगे शेयर्स बाय करने के लिए तैयार हैं स्पेसिफिकली ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी और एआई से रिलेटेड या डेटा सेंटर से रिलेटेड या जितने भी ऐसे मैं कहूँगा माइनिंग से रिलेटेड कंपनीज़ हैं स्पेसिफिकली जो अगले 10 से 20 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करता हूँ अगले आर्टिकल की। निफ्टी वैल्यूएशन एज इरोड्स एज यूएस ट्रेजरी यील्ड्स सर्ज। तो यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यूएस में इसका मतलब कि अगर आप इस वक्त फिक्स्ड इनकम के लिए पैसा लगा रहे हो ना ब्याज के लिए, तो उसी में आपको बहुत बढ़िया इनकम मिल रहा है। तो ये यील्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं बॉन्ड के में रिस्पेक्ट में एंड बॉन्ड यील्ड्स क्या हो गया कि आप बॉन्ड खरीदोगे तो आपको कितना इस पे ब्याज मिलेगा, आप कितना पैसा कमाओगे, ठीक है? तो आप ये देखिए कि जब भी यूएस में ब्याज दर बढ़ जाते हैं, बॉन्ड्स पे यील्ड्स बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कि निफ्टी इसके अगेंस्ट फिर लेस अट्रैक्टिव हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, लोग निफ्टी से पैसा निकालते हैं क्योंकि निफ्टी में तो रिस्क है, ये स्टॉक मार्केट है और बॉन्ड्स क्या है, फिक्स्ड इनकम है, ये फिक्स्ड है, तो वहाँ पे पैसा डालना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, राइट? तो जो अर्निंग यील्ड्स है निफ्टी 50 बेंचमार्क पे वो फॉल हुई है कितना 64 बेसिस पॉइंट मतलब 0.64% सिंस फरवरी और जो यील्ड है 10 साल यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पे वो बढ़ी है 27 बेसिस पॉइंट्स। तो एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री रेट है ये और ये नेगेटिव हो गया है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए हमें 18 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे स्लिप देखने को मिल रहा है फ्रॉम 20 मंथ हाई ऑफ 64 बेसिस पॉइंट एट द एंड ऑफ फरवरी। हिस्टोरिकली इंडियन इक्विटी वैल्यूएशंस इनवर्स रिलेशनशिप रहती है इनकी यूएस बॉन्ड यील्ड के साथ। इसका मतलब अगर यूएस में ट्रेजरी यील्ड, ठीक है, ये अगर गिर जाए, मतलब वहां पे रिस्क फ्री जो रिटर्न मिल रहा है वो गिर जाए, तो इंडियन स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ने लगता है एंड कन्वर्सली अगर आप देखोगे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने लगते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशंस इंडिया में नीचे जाने लगता है, राइट? क्योंकि पैसा यहाँ से लोग निकालेंगे और वहां डालेंगे। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हमें आज तक हिस्टोरिकली देखने को मिला है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की और यह है ट्रेड टॉक्स इंडिया टू पुश यूएस टू लिफ्ट नॉन टैरिफ कर्व्स। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स की हम लोग काफी बार बात करते हैं, तो ट्रेड टॉक्स की बातचीत है जहां पे इंडिया पुश करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स को कि देखो आप ना नॉन टैरिफ कर्व्स को भी हटाओ, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाओ। नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं? अब जैसे कि मैं कहूंगा टैक्स तो मैं नहीं ले रहा हूँ, आप 5% ही टैक्स पे करो इंडिया में अगर आप बाहर से सामान इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इसमें आपको क्लियरेंस लेनी होगी टैक्स के डिपार्टमेंट से, आरबीआई से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी और 5 और डिपार्टमेंट है वहाँ से क्लियरेंस लोगे जिसमें 3 महीने लग जाते हैं, तब जाके आपका जो प्रोडक्ट है इंडिया में आएगा। तो
इसको हम बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब पैसे तो नहीं ले रहे हम लोग टैक्स डायरेक्टली, लेकिन इतने सारे अड़ंगे लगा दे रहे हैं कि ये काम ही नहीं कर पाएँगे, इंडिया में एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएँगे अपने सामान को। तो इंडिया पुश कर क्या करना चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ऐसे बैरियर्स लगा रखे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसे हम बोलते हैं, और अपने गुड्स एक्सपोर्टर्स के लिए तो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस में हम कह रहे हैं इनको आपको हटाना पड़ेगा। तो यूएस के लॉन्ग लिस्ट हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के जो डिस्कस करना चाहता है इंडिया के साथ, और हम भी रेज़ करने वाले हैं, नंबर ऑफ दोज़ फेस्ड बाय आवर कंपनीज़ है। तो यूएस साइड जो है इट इज़ नॉट कीन टू डिस्कस नॉन टैरिफ मेजर्स एनटीएम्स, जैसे कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स। जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रेगुलेटरी हर्डल्स की बात की, और हाई कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन चाहिए होता है यूएस में कुछ गुड्स भेजने के लिए, उसकी भी उन्होंने बात की है। तो कहीं न कहीं ये दोनों साइड्स हैं, रेज़ करने वाले हैं ये इश्यू। और दूसरे ऑफिशियल है, उनका ये कहना है कि जब आप सर्टिफिकेशन लेते हो यूएस से तो टाइम कंज्यूमिंग होता है ये इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेसिफिकली। तो अगर इंडिया सक्सेसफुली नेगोशिएट कर पाता है ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने के लिए यूएस के साथ, तो हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हो पाएगा, राइट? क्योंकि इनके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन और काफ़ी सारे मैं कहूँगा लंबे प्रोसेसेस हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ पे कुछ सेफगार्ड ड्यूटीज़ हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है, ये एक्सटेंड होते रहते हैं। तो ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर्स जो हैं, ये जो परमानेंटली बिल्कुल हो गए एप्लीकेबल कर रखे हैं यूएस ने, इनको हटाने की भी बात की जाएगी। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स इंडियन एक्सपोर्टर्स काफ़ी फेस करते हैं, ठीक है? अगर आप देखोगे तो जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उनका कहना है कि इंडियन एक्सपोर्ट स्पेसिफिकली जो फूड प्रोडक्ट्स के हैं, उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है कंप्लाई करने में, इश्यूज़ रिलेटेड टू पेस्टिसाइड्स and in the production and trade of agricultural products with unreasonable as well as strict labeling and packaging requirements। तो ये सारे जो requirements है कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन आए इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए यूएस द्वारा। एससी dismisses Teleco's plea for AGR waiver, says government can help। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को डिसमिस कर दिया है पिटीशन वोडाफोन आइडिया द्वारा और भारती एयरटेल द्वारा और टाटा टेली सर्विसेज द्वारा। ये सारी कंपनीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, और इनके ऊपर ना एक बहुत हमारा फेमस केस रहा है एजीआर का, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो जितने भी टेलीकॉम कंपनीज थी ना, उन्हें रेवेन्यू बेसिस पे कुछ पे करना होता था टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, जब वो उनसे लाइसेंसेस लेते थे, स्पेक्ट्रम बाय करते थे, तो एज अ फीस। अब क्या हुआ, इन्होंने सालों तक ये पे नहीं किया, तो इनके ऊपर जो पेनल्टी आई, तो पेनल्टी तो कम ही आई, लेकिन पेनल्टी के ऊपर आपने पेनल्टी पे नहीं किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, और फिर उस पे पेनल्टी लगा, और फिर उस पे इंटरेस्ट लगा, तो वो बढ़ के 100 गुना हो गया। तो आपकी ₹10 की तो पेनल्टी है, लेकिन पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट ₹90 का हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी दिवालिया हो गई कंपनीज़, अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली जियो के आने के बाद, क्योंकि चांस ही नहीं था कि वो इतना ज़्यादा बड़ा पेनल्टी पे कर पाएँ। अब यहाँ पे 2 स्पेसिफिक कंपनीज़ हम देखेंगे, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल तो अभी भी सर्वाइव कर रही हैं, और टाटा टेली सर्विसेज़ का अब डिफरेंट काम है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो ड्यूज़ थे सुप्रीम कोर्ट में, इनके मैं कहूँगा हमेशा अगेंस्ट ही हमें हमेशा रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। बट यहाँ पे इस प्ली को कहा गया कि ये मिसकंसीव्ड है, दोबारा से प्ली डाला गया था। इनका कहना है कि अगर सेंटर ने डिसाइड किया है वो कि एक्सटेंड करना चाहते हैं रिलीफ इन कंपनीज़ को, तो कोर्ट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। तो इस मूव में इनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है आपकी मदद करना, हम आपके बीच में नहीं आएँगे, लेकिन कोर्ट आपको राहत नहीं देने वाला है, इनका ये कहना है। तो कहीं न कहीं पहले तो कंपनीज़ को ये लग रहा था, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपकी मदद ही नहीं कर सकते, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट मना कर रहा है। लेकिन कोर्ट ने अब ये क्लियरली बोल दिया है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है आपकी मदद करना, हम बीच में नहीं आएँगे। एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट रूलिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है वोडाफोन आइडिया की। और सॉरी, जो टेलीको है, इसने ऑलरेडी कहा था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा एफआई 26 के बाद विदाउट रिलीफ। तो एफआई 26 में ही हमें फाइनेंशियल 26 मतलब इसी साल इन्हें अपना काम-धंधा बंद करना होगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी और यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये काम कर पाएँगे। तो इवन इंसॉल्वेंसी की बात चल रही थी, जिस तरीके से लोग यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे थे। तो जो बेंच जो है, उनका कहना है कि वो रियली शॉक्ड हैं ये पिटीशंस को देख कर के, और बहुत डिस्टर्ब्ड है। इनको ये नहीं लग रहा था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है, ये इस तरीके से बिहेव करेगी, इतने सारे पिटीशंस डालेगी और हम इसे डिसमिस करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर आया है इसका? वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी इनको ही है। तो इनका कहना है कि ऑल वी आर सेइंग इज़ कि गवर्नमेंट आज 50% ओनर है हमारी कंपनी, इस कंपनी में, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज़ ऑफ जजमेंट। तो आंसर इस सेंस में नहीं है, हम यहाँ पर आपके रिप्रेजेंटेशन को नहीं देखेंगे, ठीक है? और इनका क्लियरली कहना है कि हमने जो कहा है वो यही है कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ लॉर्डशिप्स हम एग्ज़ामिन नहीं कर सकते हैं, जो रिलीफ आप माँग रहे हो वो रिलीफ हम आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक्जिस्टिंग जजमेंट जो है वो सेटल कर चुका है इस इश्यू को। एंड जो भी कंसेशंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर के, देखिए अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबे वर्डिक्ट्स रहे हैं, मतलब इसे हम 10 साल से
10 साल तो मैं नहीं कहूँगा बट ऑलमोस्ट 7 ईयर से तो फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारे जजेस थे जो देख रहे थे उस टाइम पे, वो रिटायर हो चुके हैं आज पूरे बेंच से। बेंच ही एक तरीके से बदल चुका है और काफ़ी सारे रिव्यू पिटिशंस भी डलते रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे इनके ड्यूज़ हैं टोटल ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ के, और जो ये कन्वर्ट कर चुके थे इक्विटी शेयर में। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अब वोडाफोन आइडिया में 48.9% शेयर होल्ड करती है, अप फ्रॉम 22.6%। और इन्होंने शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट को भी अमेंड किया कि लोअर कर पाएँ क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड फॉर प्रमोटर ग्रुप जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप और यूके बेस्ड वोडाफोन, ताकि गवर्नेंस और मैनेजमेंट सरकार के पास ना आ जाए, आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन के पास ही रहे। Ship Rocket set to file for 2 to 2.5 thousand crores and IPO via SEBI's confidential route। तो यहाँ पे Zomato और Temasek backed ये कंपनी है शिप रॉकेट, एंड यहाँ पे इन्होंने ड्राफ्ट किया है प्रोस्पेक्टस सेबी के पास, और ये आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है आईपीओ प्लान, और यहाँ पे करीब 2000 से 2500 करोड़ का आईपीओ हो सकता है। और यहाँ पे फ्रेश इशू कितना होगा, 1 से 1200 करोड़ का। फ्रेश इशू क्या होता है, नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। और बाकी जो 2500 करोड़ और 2000 1 से 1500 करोड़ कहाँ जाएँगे? तो देखिए, अगर आप कंपनी आपकी है और आप आईपीओ लेकर आ रहे हो शेयर बाज़ार में, तो कुछ तो आप भी अपने जेब में डालोगे ना पैसा। आप 15 साल, 10 साल लगाए कंपनी को बिल्ड करने के लिए, तो कुछ शेयर बेचोगे और थोड़ा आप अपने लिए खर्च करोगे इस पैसे को, है ना? तो एक तो हो गया कि आपकी कंपनी शेयर बेच रही है और कुछ शेयर्स आप बेच रहे हो अपने। तो यहाँ पे जो कंपनी बेचती है आईपीओ में वो होते हैं फ्रेश इश्यू, और एक आप जो बेचते हो वो होता है ऑफर फॉर सेल, अपने जो शेयर्स पर्सनल बेचते हो। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग मैकेनिज्म है जो कंपनी लेट करता है कंपनीज को कि वो डिले कर पाए पब्लिक डिस्क्लोजर्स, फाइनेंशियल और दूसरे डिटेल्स के। वेरिएबल मेकर जैसे बोट, एडटेक प्लेटफॉर्म, फिजिक्स वाला, इन्होंने भी सिमिलर रूट लिया था अपने प्रोस्पेक्टस को फाइल करने के लिए, और जो अभी प्रोसेस किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर स्विगी भी कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग के बाद ही अपना आईपीओ लेकर आया था, और अर्बन कंपनी ने भी प्रोस्पेक्टस फाइल किया है 1900 करोड़ का। तो बोट, फिजिक्स वाला, इसके अलावा अर्बन कंपनी, इन सारी कंपनीज के आपने नाम सुने होंगे। ये सारी न्यू एज कंपनीज हैं, और हमें इसी तरीके के आईपीओ देखने को मिल सकते हैं 2025 में और 2026 में। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। आरबीआई मूव्स 15% कैप ऑन बैंक्स एनबीएफसीज इन्वेस्टमेंट्स इन एआईएफ। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि हम मूव करने वाले हैं, 15% कैप लगाने वाले हैं बैंक्स पर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स पर, जो पैसा ये एआईएफ में इन्वेस्ट करता है। तो एआईएफ क्या होता है? एआईएफ इंडिया में होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने प्रपोज किया है कि जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं 15% तक ही इन्वेस्टमेंट फंड अपना एलोकेट कर सकती है किसमें, एआईएफ के फंड में, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। एंड जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसका 15% यहाँ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो डिस्पाइट जो प्रपोज कैप्स हैं इन्वेस्टमेंट्स में, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि जो ड्राफ्ट नॉर्म जो आरबीआई ने पब्लिश किए हैं ये कम रेस्ट्रिक्टिव हैं। एंड इन्होंने तो पहले जो 18 महीने मैं कहूँगा जो रिस्क के ऊपर और एक्सपोजर्स के ऊपर इन्होंने जो कैप्स लगाए थे, लेंडिंग पे कैप्स लगाए थे, उससे तो काफ़ी हल्के हैं। तो प्रपोज अनरेस्ट्रिक्टेड 5% इन्वेस्टमेंट जो है बाई रेगुलेटेड एंटिटीज इन कैट 1 एंड 2 एआईएफ्स without impacting such an AIS choice of underlying investment instrument or kind of portfolio identity without requirement of any potential provision for such REs is a step in the right direction। अब हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए जो प्रपोज्ड यहाँ पे इन्होंने किया ना, प्रपोजल ये है कि REs इन्वेस्ट कर सकते हैं 5% तक। जैसे 100 रुपए हैं अगर किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी के पास, जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी, 100 रुपए है ना, तो 5% तो मतलब 5 रुपए लगा दे आराम से अपनी मर्जी से, और जो 10% और है, 15% टोटल लाओगे ना, तो 10% जो है वो एक अपर लिमिट होगा। ठीक है, और 5% आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगाओ। तो ये इनका कहना है कि पहले से ये और बेटर है। और एआईएस क्या होता है, देखिए इंडिया में तो हेज फंड के आपने ज़्यादा नाम नहीं सुने होंगे, कि इंडिया में हेज फंड्स और एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल ये सारे ना एआईएफ में आते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं। ऑल्टरनेट एसेट्स मतलब शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा रहे हैं। ये आप पैसा लगा रहे हो, अगर एआईएफ में लगा रहे हो तो जैसे किसी स्टार्टअप में या फिर रियल एस्टेट में लगा रहे हो, तो ये एआईएफ इन्हें हम बोलते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है ये। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने प्रोहिबिट किया था पहले रेगुलेटेड एंटिटीज को कि आप इन्वेस्ट करो एआईएफ स्कीम में जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है इन कंपनीज जो ओ करती हैं उन्हें पैसा। तो इस तरीके के काफी सारे रूल्स थे। अगर एक्सपोजर एग्जिस्ट करता था तो उन्हें 30 डेज के अंदर 100% प्रोविजन भी बनाना पड़ता था। तो एनबीएफसीज और बैंक्स ने कम कर दिया था पहले यहाँ इन्वेस्ट करना। लेकिन अब यहाँ पे फिर से हमें लगता है जब ये प्रपोजल आया है और ये रेगुलेशन आएगा, तो कहीं ना कहीं फिर से लिबर्टी मिलेगी रेगुलेटेड एंटिटीज को कि एआईएफ में थोड़ा पैसा आए और एक अच्छा इन्फ्लो हमें मार्केट में देखने को मिलेगा।
बात करूंगा अगले आर्टिकल की और यह है पावर यूटिलिटी लिस्टिंग के बारे में टू पिक अप पेस अक्रॉस द स्टेट्स। तो पब्लिक लिस्टिंग स्टेट ओन पावर यूटिलिटीज की, जैसे कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, इनको बोलते हैं जेनकोस, ट्रांकोस एंड डिस्कॉम्स। ये एक्सपेक्टेड है कि बढ़ने वाला है। मतलब शेयर बाजार में हमें कई सारे पब्लिक जो स्टेट ओन कंपनीज है, सरकारी कंपनीज है, इनकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार काफी सारी कंपनीज को लिस्ट करके पैसा रेज करना चाहता है, सब चाहती है। एंड गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि जो एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशन है वो भी ऑलरेडी चल रहा है, जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे स्टेट्स के साथ, कि इनकी जो स्टेट की कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी की, चाहे ट्रांसमिशन करती हो, जनरेशन करती हो, इन सारे को हम शेयर बाजार में लाएं और लिस्ट करें, इनका आईपीओ निकालें। तो जैसे कि गेटको है, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी, लीडिंग यहाँ पर लीडिंग कंपनी है जो इनिशिएट कर रही है प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो जब भी आपको शेयर बाजार में अपनी कंपनी लिस्ट करनी होगी तो आपको एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना होगा, जहां पे आप सारी डिटेल्स बनाओगे, अपने कंपनी की डिटेल्स दोगे, हर एक चीज की डिटेल, चाहे आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितना रेवेन्यू रहा है, कितना आपने कमाया है, क्या है, हर चीज इसमें आपको बताना होगा और फाइल करना होगा अपनी कंपनी को लिस्ट करने से पहले शेयर बाजार में। तो ये होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसे हम बोलते हैं। तो जो कंपनीज है इनका कहना है कि गुड परफॉर्मिंग कंपनीज है काफी सारी, एंड इनको लिस्ट किया जा सकता है एक्सचेंजेस पर, और फर्स्ट इन लाइन हो सकती है ट्रांसमिशन कंपनीज और उसके बाद जनरेशन कंपनीज। डिस्कॉम्स तो फाइनेंशियली हेल्दी होती नहीं है, तो स्टेट को सबसे पहले इंप्रूव करना चाहिए सारे डिस्कॉम्स को। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं वो डिस्कॉम होती है और ये ज्यादा पैसा नहीं कमाते हो। आप देखते हो कि बिजली की चोरी भी बहुत ज्यादा होती है काफी सारे स्टेट्स में। तो यही रीजन है कि डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी बड़ा हेल्दी देखने को हमें नहीं मिलता है, हेल्दी नहीं लगता। तो डिस्कॉम्स सारी लॉस मेकिंग है ज्यादातर, और सोल्यूशन ये है कि आप इनको प्राइवेटाइज करो, तभी ये पैसा कमा पाएंगी, नहीं तो ये पैसा कई लोगों को नहीं कमा पाएंगी। या फिर काफी सारे मॉडल्स रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, जहां पर ओडिशा वगैरह ने काफी सक्सेस दिखाया है। तो इनके ऊपर एक तो उधार बहुत ज्यादा है, 6.84 ट्रिलियन रुपीस का उधार है, लॉसेज इनके 6.46 ट्रिलियन रुपीस है, और जो कॉस्ट रेवेन्यू गैप है वो रहा है 0.21 पर किलोवाट आवर। करेंटली उत्तर प्रदेश जो है इट इज इन प्रोसेस ऑफ अवार्डिंग टू ऑफ इट्स डिस्कॉम, ठीक है। एंड ये पीपी मोड में रहेगा टू अ प्राइवेट प्लेयर। देखिए यूपी ऑलरेडी ये कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पैसा नहीं कमा पा रही हैं, क्योंकि बिजली की चोरी है, इनएफिशिएंसीज काफी ज्यादा है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो आपको ऐसा चाहिए कि प्राइवेट पार्टनर हो आपका जो सारे ऑपरेशंस का ध्यान दे, अच्छे से देखे कि पैसा आप कलेक्ट कर पा रहे हो, चोरी नहीं हो रही है, ऑडिट करे अच्छे से चीजों को। तो यहाँ पे काफी सारे स्टेट्स कंसिडर कर रहे हैं अलग अलग मोनेटाइजेशन मॉडल, जैसे कि लिस्ट करने के अलावा कुछ कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट के स्ट्रक्चर में पैसा उठाएं, जो एक दूसरा तरीका होता है पैसे को रेज करने का मार्केट से। और यहाँ पे आइडिया यह है कि मैक्सिमाइज करें रेवेन्यू एग्जिस्टिंग एसेट से एंड स्टेट ओन यूटिलिटीज से। तमिलनाडु जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लेड कमेटी है, इन्होंने प्रपोज किया है कि स्टेट को एक्सप्लोर करने चाहिए नए एवेन्यू फाइनेंसिंग के या डिस्ट्रीब्यूशन के, और पैनल ने डिस्कस किया कि मोनेटाइज करना चाहिए हमें एसेट्स ऑफ डिस्कॉम्स को, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन एसेट्स है या फिर लैंड बैंक्स है, इन सबको। तो देखते हैं कि कैसे कैसे आईपीओ हमें देखने को मिलते हैं, या क्या ये इनविट के थ्रू पैसा रेज करते हैं मार्केट से। ये हमें अभी पता चलेगा जब हम ये सारे मैं कहूँगा आईपीओ को देखेंगे और इनके स्टेप्स को आगे फॉलो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं स्टॉक बॉक्स के चैनल पर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।